नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9 और मैं हूं सिकता दे। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक ताज़ा खबर से। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल के खिलाफ रेप का आरोप लगा है। इस आरोप को सज्जन जिंदल की तरफ से एक बयान जारी कर झूठा और बेबुनियाद बताया गया है। बयान में कहा गया है कि सज्जन जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन चूंकि जांच जारी है लिहाजा अभी कुछ और कहने से बचेंगे। 30 साल की एक महिला डॉक्टर ने सज्जन जिंदल पर यह आरोप लगाए हैं। इस सिलसिले में एक अदालती आदेश के बाद मुंबई के एक थाने में एफआईआर दर्ज की गई। महिला का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के कई महीनों बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी। एफआईआर में महिला ने दावा किया है कि वो सज्जन जिंदल से साल 2021 में आईपीएल के दौरान दुबई में मिली थी। महिला का दावा है कि जिंदल ने उनसे शादी का वादा किया था। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया है कि जिंदल ने 24 जनवरी 2022 को उनके साथ बलात्कार किया। और अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिंदी हार्टलैंड के 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश में है, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कई दलों के सुर भी बदल रहे हैं। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया, उससे इंडिया अलायंस की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जनता 13 में से 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद पंजाब में सीट बंटवारा कैसे होगा, ये सवाल है। ये भी अंदेशा है कि इसे लेकर आप और कांग्रेस के बीच टकराव बढ़ सकता है। इस सबके बीच 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया अलायंस की अहम बैठक होने जा रही है। और अभी लोकसभा के अंदर चुनाव आ रहे हैं। 13 सीट पंजाब की है और 1 सीट चंडीगढ़ की है। मेरा दिल कहता है जिस तरह से अभी पंजाब के अंदर घर घर के अंदर खुशी छाई हुई है, किसी का बिजली का बिल बंद हो गया, किसी के बच्चे का एडमिशन हो गया, कोई तीर्थ यात्रा में चला गया, किसी का बिना रिश्वत काम होने लग गया, सारे हर आदमी को फायदा हो रहा है पंजाब के अंदर। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिएगा, हमारे हाथ मजबूत कीजिएगा। तो विपक्षी दल क्या एकजुट हो रहे हैं या फिर एक दूसरे से अब अलग होने की तैयारी कर रहे हैं? इसी को समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, विपिन पब्बी वरिष्ठ पत्रकार हैं और विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। विनोद जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, क्या अरविंद केजरीवाल के सुर इसीलिए बदले हैं क्योंकि जो 3 राज्यों के नतीजे आए उसमें कांग्रेस को कुछ भी कहने की गुंजाइश उन नतीजों ने नहीं छोड़ी है? देखिए सीता जी, 3 राज्यों के नतीजों ने निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों और कांग्रेस के संबंधों पर एक असर तो डाला ही है। अगर कांग्रेस ये तीनों राज्य जीत जाती तो उसका दबदबा बढ़ जाता। अब सहयोगी दलों का दबदबा बढ़ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो एक रैली में बोल रहे हैं, और रैली में अगर बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे कि मैं पंजाब की 5 सीट लड़ूंगा, मैं पंजाब की 8 सीट लड़ूंगा। जब भी कोई पार्टी का अपनी रैली में दल नेता बोलता है तो वो तो यही कहता है। अब याद कीजिए, अलका लामा ने कहा था दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, सीटें चिन्हित नहीं की गई, कौन किस सीट पे लड़ेगा। तो अभी तो जो भी दल वो यही कहेंगे ना, हम सब सीटों पर लड़ेंगे। जैसे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें बीजेपी को हराएंगे। तो ये एक तरह से पेशबंदी है सीट बंटवारे से पहले की, एक दूसरे पर दबाव डाल के और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में लेने की। लेकिन पंजाब में एक समस्या है, दिल्ली में उतनी समस्या नहीं जितनी पंजाब में है। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि लोकसभा के चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी, और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 9 सीटों पर उस बार दोबारा उसको लड़ने को मौका मिले। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां एक जलंधर उपचुनाव में वो सीट जीत चुकी है, उनको लगता है कि ज्यादा सीटें हम लड़े, तो ये एक पेच रहेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक मॉडल केरल का भी है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने लड़ेंगे, और जो सीटें जीती जाएंगे सब इंडिया गठबंधन की होंगी। हो सकता है अगर बात न बने तो पंजाब में भी ये मॉडल हो सकता है, लेकिन गठबंधन टूट जाएगा ये मैं नहीं मानता।
वो अभी दूर की कौड़ी इस वक्त लग रहा है, लेकिन विपिन जी, जो सवाल है कि जो नतीजे आए उससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बिल्कुल कम होगी अब, क्योंकि ये सभी दल चाहते थे कि इन राज्यों के चुनावों से पहले ही लोकसभा पर बात हो जाए, लेकिन कांग्रेस कहती रही कि इंतजार करिए, और इंतजार करने के बाद तो रिजल्ट सबके सामने है। हाँ, सिक्ता जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कांग्रेस की जो पोजीशन है वो वीकन हो गई है ये असेंबली इलेक्शंस के बाद। उनको बहुत उम्मीदें थी कि हम एक पोलर पोजीशन लेकर, एक स्ट्रांग पोजीशन लेके हम लीड करेंगे इंडिया अलायंस को। लेकिन इस ज्यादा जो हार हुई है 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में, उसकी वजह से पोजीशन काफी वीक हुई है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे पंजाब की बात हो रही है कि पंजाब में दोनों पार्टी का अभी तो ही है रुख। अभी कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ही बयान दिया था, कांग्रेस के पंजाब के लीडर्स ने, कि हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे। और आज इन्होंने भी, आज केजरीवाल ने भी ये कहा है। लेकिन ये जो है, मेरे को लग रहा है कि अभी काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। कोशिश है कि दोनों साइड की कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें। आम आदमी पार्टी का, जैसे आज अरविंद केजरीवाल का जो बयान था, उन्होंने ये कहा कि हमें आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट दो क्योंकि हमारी पंजाब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो स्टेट के जो हैं, जैसे बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, उनको माफ कर दिया गया है, स्कूलों के बारे में है, या तीर्थ यात्री के लिए भेज रहे हैं, तो उनका वही बयान है। और कांग्रेस वालों ने आज ही जहां पर केजरीवाल की रैली हुई भटिंडा में, वहीं पर से कुछ देर दूरी पर नवजोत सिद्धू ने भी, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी एक रैली की और उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया आम आदमी पार्टी को। पर मेरा ये कहना है, जैसे विनोद जी ने कहा, कि ये अभी प्रेशर टैक्टिक्स का टाइम है। दोनों कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा एक दूसरे से हम सीट ले सकें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, इसका जो जोड़ है वो दिल्ली के इलेक्शंस के साथ भी है, दिल्ली से जो लोकसभा के सीट्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये अभी बहुत अर्ली होगा इसका कहना कि शायद ये जो गठजोड़ है वो शायद सक्सेसफुल ना हो पंजाब। पर प्रेशर की बात हो रही है, प्रेशर टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो विनोद जी, ये प्रेशर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भी दबाव डालेंगे, महाराष्ट्र में अपना दबाव होगा कांग्रेस के ऊपर, फिर पंजाब तो सामने है। आज ये एक तरह से एक फीलर दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि हम सारी सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा कांग्रेस को झेलना होगा सीट शेयरिंग को लेकर। नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही। अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जाएं। कांग्रेस चाहेगी कम से कम 20 सीटें उनको मिले। वो 2009 का फार्मूला देंगे कि 22 सीटें हमने जीती थी तो कम से कम 22 मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव कहेंगे कि अब अगर आपको 22 चाहिए तो हमको मध्य प्रदेश में आप 2 सीटें दीजिए। ये सब बातचीत अभी इसमें होगी, क्या कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन की बैठक है। और उसमें एक रस्साकसी भी होगी, खींचतान भी होगी। लेकिन सिक्ता जी, क्या है कि राजनीतिक कंपल्शन जो होते हैं ना, मजबूरी, वो इस गठबंधन को, उसी वजह से गठबंधन बना है और वही इस गठबंधन को बनाए रहेगा। मैं तो पहले भी कहता था, अगर कांग्रेस 3 राज्य जीत जाती तो उन सहयोगी दलों की मजबूरी होती गठबंधन कांग्रेस के साथ जुड़े रहने की। बिल्कुल। और कांग्रेस 3 राज्य हार गई है तो कांग्रेस की मजबूरी है गठबंधन में बने रहने की। तो गठबंधन तो दोनों हाल में ही रहना था। फर्क ये है कि कांग्रेस का दबाव कमजोर हो गया है थोड़ा, इस वजह से सीट शेयरिंग में सहयोगी दलों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन फिर भी पंजाब और दिल्ली, यहाँ पेच ज्यादा फंसेगा। उत्तर प्रदेश में इतनी दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि वहां अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, सीटों का थोड़ा बहुत कम ज्यादा जो भी होगा। बिहार में समस्या नहीं आएगी, वहां पहले से ही गठबंधन है। महाराष्ट्र में भी बंटवारा हो जाएगा, तमिलनाडु में गठबंधन है, बंगाल में ममता जी के साथ कांग्रेस कुछ न कुछ एडजस्टमेंट कर लेगी, लेकिन सीपीएम वहां अलग लड़ेगी। तो और केरल में दोनों को अलग लड़ाई लड़ना है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी कि अलग अलग तरह के मॉडल से लड़ाई होगी, कहीं फ्रेंडली फाइट होगी और कहीं 1-on-1 जो है वो चुनौती देंगे। मुझे लगता है इस तरह का एक कोई फार्मूला इस इंडिया गठबंधन की बैठक से निकलेगा। ये बैठक होने वाली है इस अलायंस की, देखना होगा कि वाकई आप क्या सीटों के जो फॉर्मूले हैं उस पर विचार होगा, या फिर एक तरह से ये तमाम जो दूसरे दल हैं वो कांग्रेस पर दबाव और ज़्यादा बढ़ाएंगे। शुक्रिया विपिन जी और विनोद जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब खबर राजस्थान की, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले से बीजेपी ने कई समीकरण एक साथ साधने की कोशिश की है। बीजेपी को उम्मीद है कि इन समीकरणों के सहारे वो 2024 में 2019 के लोकसभा के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित
पहली बार विधायक चुने गए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर जहां बीजेपी ने नेताओं कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से दूर रहकर पार्टी के लिए काम करने का सख्त संदेश दिया, वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को भी खुश होने का मौका दिया। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाकर अपने पारंपरिक राजपूत मतदाताओं और महिला मतदाताओं को भी रिझाने की कोशिश की है। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर पार्टी ने अनुसूचित जाति को ये संदेश दिया है कि दलित उत्पीड़न का मुद्दा सिर्फ चुनाव के लिए नहीं था। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन जातियों पर ज्यादा ध्यान दिया जो कांग्रेस से नाराज थीं, लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कई समुदायों को साधना बाकी है, जैसे गुर्जर समुदाय जिसकी राजस्थान में 5% आबादी है। वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी के वोटर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस के पाले में गए, 2023 में फिर बीजेपी के साथ आ गए। जाट समुदाय की राजस्थान में करीब 10% आबादी है। ये समुदाय लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन अब बीजेपी की ओर मुड़ गया है। राजस्थान में आदिवासी आबादी 13.48% है। मीणा आदिवासी समुदाय का सबसे प्रभावशाली वर्ग है, जिसका कांग्रेस के दबदबे वाले पूर्वी राजस्थान की कई सीटों पर प्रभाव है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की रेस के बाद मंत्री पद के लिए दौड़ शुरू हो गई है। पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर नाम चुनने में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं। दिल्ली में उन नामों पर चर्चा होगी जो पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान बनाएंगे। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। और संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक के मामले में उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने निलंबित सांसदों पर किए गए फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने संसद की गैलरी में आने वाले दर्शकों को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाने की भी मांग इस चिट्ठी में रखी है। और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत के पास। प्रशांत, इस चिट्ठी के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी? जी देखिए, पिछले जब से संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आया है, उस दिन से ही कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरह से सरकार पर हमलावर है और उनका कहना है कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को पूरा बयान देना चाहिए, पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए कि आखिर ऐसे क्यों हुआ और आगे क्या करेक्टिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा इस पर एक विस्तृत चर्चा किए जाने की भी मांग की है। उसी मांग को दोहराते हुए अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, एक तरह से विपक्ष के नेता हैं, वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को और इन्हीं मामलों को दोहराया है। और उन्होंने सबसे बड़ी मांग ये की है कि 14 सांसद जो लोकसभा के जिनको निलंबित किया गया है इस पूरे सत्र के लिए, क्योंकि वो प्लेकार्ड लेकर हाउस में सरकार से जवाब मांग रहे थे, उनका ये कहना है अधीर रंजन चौधरी का कि लोकतंत्र में जब इस तरह की घटना हुई है संसद में, लिहाजा अमित शाह को आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने 2001 के संसद पर हुए हमले का भी हवाला दिया है, जब तब के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में इस बारे में बयान दिया था। तो एक तरह से जो 2-3 दिनों से जो विपक्ष की मांग है उसी को दोहराया अधीर रंजन चौधरी ने, और इससे ये साफ हो गया अधीर रंजन चौधरी के पत्र से कि जो कल से फिर से जो आखिरी हफ्ता इस सत्र का शुरू होने जा रहा है उसकी भी तस्वीर आप समझ सकती हैं कि कैसी होने वाली है, और फिर इस पूरे मामले पर हंगामा जारी रहने की उम्मीद है। बिल्कुल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रशांत आपका। और संसद की सुरक्षा में हुए चूक के मामले में आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है। जिस विचारधारा से आरोपी जुड़े बताए जा रहे हैं, जब उस विचारधारा के बारे में उन लोगों से पूछताछ हुई तो पुलिस का कहना है कि वो इस पर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पाए।
तो ऐसे में पुलिस को लग रहा है कि उनके पीछे कोई और है। पुलिस ने जले हुए मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं और अब आगे की जांच के लिए आरोपियों को उनके शहर ले जाया जा रहा है। यह है राजस्थान के नागौर की कुचामन सिटी का वो होटल जहां 13 दिसंबर की रात आरोपी ललित झा दिल्ली से भागकर रुका था। उसे इस होटल में ठहराने का इंतजाम आरोपी महेश कुमावत ने किया था। होटल मालिक भंवरलाल के मुताबिक वो ललित झा को नहीं जानता, लेकिन महेश को जानता है जो उसे लेकर आया था। पुलिस आई थी तभी मेरे को पता चला था भाई ये कांड करके आए। मेरे को पता ही नहीं था। मेरे उसको एक को ही जानता हूँ, नाव से जानता हूँ और उसका आता कुछ भी नहीं जानता हूँ। किसको जानते हो? महेश है। महेश पहले कोरोना पहले आता था, उसको जानता हूँ, किसको नहीं जानता। बाकी का नाम के अलावा कुछ नहीं जानता। उसका घर जाति कुछ नहीं जानता। आरोपी महेश और ललित झा ने मिलकर नीलम, अमोल शिंदे, सागर शर्मा और मनोरंजन डी के मोबाइल इसी होटल के पास जलाए थे। दिल्ली पुलिस ने नागौर से जले हुए मोबाइल तो बरामद कर लिए हैं, लेकिन आखिर ललित को ऐसी क्या जल्दी थी कि उसने घटना के तुरंत बाद मोबाइल को आग के हवाले कर दिया। अब पुलिस ललित से पूछताछ के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी किन लोगों के संपर्क में थे और ललित ने ये मोबाइल जलाए क्यों। पुलिस सभी आरोपियों को उनके शहरों में ले जा रही है। दिल्ली पुलिस के 6 जवानों की टीम आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ स्थित घर पहुंची और उसके घर वालों से पूछताछ की। सागर की उसके घर वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करवाई गई। अमोल शिंदे को महाराष्ट्र ले जाकर इस बात की जांच होगी कि स्मोक वाले पटाखे कहां से लिए गए। ये भी जांच होगी कि मनोरंजन डी, नीलम, ललित झा और महेश का पिछला इतिहास क्या है। सभी आरोपियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को गहराई से स्कैन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जांच में यह भी पता चला है कि वारदात वाले दिन आरोपी संसद में सुबह सबसे पहले आकर लाइन में लग गए थे, जिससे वो दर्शक दीर्घा में सबसे आगे बैठ पाएं और उन्हें नीचे कूदने में आसानी हो। फिलहाल सभी आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस चाहती है कि अगले 7 दिनों में वो वारदात की हर कड़ी को जोड़ ले। क्या इतनी बड़ी घटना को इंकलाब और क्रांति के नाम पर अंजाम दिया गया या इसके पीछे कुछ और वजह है? दिल्ली पुलिस उसी मकसद और मास्टरमाइंड की जांच कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी है। दैनिक जागरण अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संसद में घटी घटना दुखद और चिंताजनक है। संसद में घटी घटना की गहराई से जांच जरूरी है। घटना के पीछे कौन थे ये भी जानना जरूरी है और मंसूबे भी जानना इस वक्त बहुत अहम है। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही हैं। मामले में वाद विवाद की जरूरत नहीं है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां पर बेलगावी में एक दलित महिला को बेरहमी से पीटने और सार्वजनिक तौर पर निर्वस्त्र करने की घटना सामने आई है। अब इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस हैवानियत के सामने आने के बाद कर्नाटक में बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का भी ऐलान किया था। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने और अपडेट के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता निहाल खिदवई के पास। निहाल, आरोपियों के बारे में इस वक्त कुछ खबर? देखिए, ये जो घटना है ये 10 दिसंबर की रात को यहाँ बेलगावी में जब विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा था तो बेलगावी शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर गांव में एक युवक एक युवती के साथ भाग गया। ये दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों ही अनुसूचित जनजाति के हैं। इस युवती के इंगेजमेंट अगले दिन यानी 11 तारीख को होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 तारीख को रात को वो अपने प्रेमिका के साथ भाग गया। घर के लोग नाराज हो गए और 11 तारीख को लड़की के घर वालों ने लड़के की मां को, जिनकी उम्र 42-43 साल बताई जा रही है, उनको पकड़ा। उसके बाद जो महिलाएं थी घर की,
4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है लड़की के परिवार वालों की। इन लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने ही दूसरी महिला यानी वो लड़के की जो मां थी उसको निर्वस्त्र किया। उसके बाद दूसरे जो परिवार के लोग थे उन्होंने एक पोल से बांधा और फिर उसकी पिटाई की। अब इसमें क्या हुआ, अभी जो नया जो ताज़ा डेवलपमेंट हुआ है इसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। चूंकि विधानसभा का सेशन चल रहा था, मुख्यमंत्री के साथ साथ सारे अधिकारी वहीं बेलगावी में थे। फौरन वहां पर कार्रवाई की गई, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के जो स्थानीय सर्कल इंस्पेक्टर हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ ये अब इस मामले की जांच सीआईडी को दी गई है। सीआईडी ने 3 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के यानी 3 एसपी लेवल के 3 अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसमें से एक महिला अधिकारी होंगी। साथ ही साथ राज्य सरकार ने जो पीड़ित महिला है उसको 2 एकड़ जमीन भी देने का फैसला किया है। लेकिन ये निश्चित तौर पर काफ़ी चिंता की बात है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुओ मोटो इस मामले को उठाया और उसके बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा हालात में और इस समाज में इस तरह की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको लेकर के किसी तरह की, माफ कीजिएगा, कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति न हो और इसलिए उन्होंने राजनीतिक दलों, समूहों, सामाजिक संगठनों सबको पीड़ित महिला से मिलने पर रोक लगा दी है। लेकिन ये कहा है कि अगर सरकार इजाज़त देती है, स्थानीय मेडिकल प्रशासन इजाज़त देती है तो लोग मिल सकते हैं, लेकिन परिवार वालों पर इस तरह की कोई रोक नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद घटना है और ये समाज की जो मान मर्यादा है इसको तार तार करने वाली घटना है। इसलिए हाईकोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया और साथ ही साथ अब ये मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल, एक गंभीर मामला है और इसकी जांच अब राज्य की सीआईडी कर रही है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए निहाल किदवई आपका। और अब वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की इमारत पेंटागन की अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के तौर पर पहचान रही है, लेकिन अब उसके दिन गए। सूरत का डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग अब बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में हीरा कारोबार के इस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सूरत हीरा तराशी के लिए ही नहीं, हीरे के निर्यात की दिशा में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। हीरा कारोबार को सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का भी बड़ा फायदा मिलेगा। आज ही प्रधानमंत्री ने सूरत एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अब सूरत में हीरा कारोबार का केंद्र डायमंड बोर्स है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सूरत पहले ही दुनिया में हीरा कारोबार और उसे तराशने का केंद्र है। अब करीब 34 एकड़ में फैले डायमंड बोर्स में हीरो के कारोबार से जुड़े सैकड़ों दफ्तर होंगे। यही नहीं, हीरो के गहने बनाने की नई तकनीक का भी ये केंद्र बनेगा। अगर पूरे जेम ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट में भारत का शेयर सिर्फ 3.5% है। सूरत अगर ठान ले तो बहुत ही जल्द जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में आ सकते हैं। डायमंड बोर्स अंदर से बेहद भव्य और विशाल है। इसमें हीरो के कारोबार और नई तकनीक को लाने वाले कारोबारियों के 4500 दफ्तर और शोरूम होंगे। इस पूरे परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस तरह के 9 टावर हैं जो 15 मंजिला हैं। डायमंड बोर्स बनने से सूरत के युवाओं के सपनों का शहर बनने की उम्मीद है। जो कार्ट हैं, ये आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ट हैं अत्याधुनिक। ये इस बिल्डिंग के अंदर चलेगी। ये आप देखिए, ये कार्ट हैं, बिल्कुल अत्याधुनिक कार्ट हैं, ई कार्ट हैं। ये इस कॉरिडोर में चलेंगे क्योंकि ये जो पूरी 9 इमारतें हैं, जो 9 बिल्डिंग हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी आप एक इमारत में प्रवेश करेंगे तो दूसरी इमारत तक आप पहुंच सकते हैं। हीरा कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक अभी तक सूरत में मुख्य तौर पर हीरा तराशा ही जाता था, जबकि ट्रेडिंग मुंबई से होती थी। अब कारोबारियों का कहना है कि मुंबई ही नहीं,
दुनिया का डायमंड ट्रेड अब यहाँ से होगा, जिससे भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। सूरत डायमंड बुर्स बना है, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब रेडी होता है तो उनको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बहुत फायदे होते हैं। पहले हम मुंबई में हमारा मार्केट हुआ करता था, पूरा मार्केट जो है यहाँ पर सूरत में लिया गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो डायमंड का नियुक्त होता है 90% वो यहाँ सूरत से होता है। अच्छा। और वहाँ पर मुंबई में हम पहले मार्केटिंग करते थे, मार्केटिंग ऑफिस हमारा मुंबई में था, अब यहाँ पर हो रहा है। छोटे से लेकर बड़े, देश से लेकर विदेश तक से आने वाले हीरा कारोबारियों के लिए सहूलियत रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने रविवार को सूरत एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित कर दिया। इसकी क्षमता अब बढ़ा दी गई है। फिलहाल दुबई और हांगकांग के लिए यहाँ से फ्लाइट संचालित होंगी। फिर दुनिया में हीरा कारोबार के एक और केंद्र बेल्जियम समेत 5 देशों से भी सूरत को जोड़ा जाएगा। सूरत एयरपोर्ट की क्षमता अब व्यस्त घंटों में 1200 यात्रियों से बढ़ाकर 3000 यात्री तक कर दी गई है। सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए, ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। इतिहास में सूरत को समुद्री नौका बनाने के एक केंद्र के तौर पर जाना जाता था, लेकिन समय बदलने के साथ पहले ये टेक्सटाइल सिटी बना और फिर डायमंड सिटी। इसके बाद अब ये युवाओं के लिए ड्रीम सिटी बनने की ओर अग्रसर है। सूरत के विकास में यहाँ के कारोबारियों का भी खासा योगदान रहा है। सोचिए, 3500 करोड़ रुपए की इस इमारत को बनाने में यहाँ के कारोबारियों ने करोड़ों रुपए खुद से खर्च किए और 900 से ज्यादा बैठकें की। यही वजह है कि सूरत आज की तारीख में भारत के विकास में अहम योगदान कर रहा है। सूरत से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन पर घर और बाहर दोनों से दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन पर घर और बाहर दोनों से दबाव बढ़ता जा रहा है। घरेलू मोर्चे पर दबाव है बंधकों की रिहाई का। तेल अवीव में बंधकों के परिजनों के साथ हजारों लोग सड़कों पर हैं। वे किसी भी तरह से हमास के साथ डील कर बंधकों की रिहाई चाहते हैं। नेतन्याहू ने फिर से बातचीत के संकेत भी दिए हैं। मोसाद प्रमुख कतर के पीएम से मिल चुके हैं और इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ नेतन्याहू पर दुनिया के देशों का भारी दबाव है। दबाव गाजा पर हमले रोकने का है, जिसमें हमास के मुताबिक करीब 20,000 लोगों की जान जा चुकी है। गाजा की 23 लाख आबादी का 85% हिस्सा शरणार्थी बन चुका है। यूएन के मुताबिक गाजा की आधी आबादी दक्षिणी गाजा के इजिप्ट से लगने वाली राफा सीमा के आसपास समेट दी गई है। वहां खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत है। गाजा में घोर मानवीय त्रासदी की स्थिति है और इन सब वजहों से दुनिया के कई देश जो पहले हमास के खिलाफ पूरी तरह से इजराइल के साथ थे, अब उनके सुर बदलने लगे हैं। अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा रहा है, लेकिन अब इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच खाई गहरी होती जा रही है। तुरंत युद्ध विराम को लेकर यूएनजीए में जो प्रस्ताव है वो मंजूर हो चुका है। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका ने भी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खोने की चेतावनी दे चुके हैं। उनको अपनी कठोर दक्षिणपंथी सरकार में बदलाव को कहा है। बाइडेन 2 राष्ट्र समाधान की सलाह दे चुके हैं नेतन्याहू को, लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट से मिलकर फिलिस्तीन अथॉरिटी के हाथों गाजा को सौंपने की बात कर चुके हैं युद्ध के बाद, लेकिन नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि जो उन्होंने कहा है कि हमास्तान को वो फतस्तान नहीं बनने देंगे। इजराइल युद्ध के बाद भी वो गाजा से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं है।
अरब देशों में इजराइल को लेकर भारी नाराजगी पहले से ही है और इसका असर दूसरे देशों में जो जनसमर्थन है उस पर भी पड़ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड इजराइल, बहरीन और कतर के दौरे पर हैं। मकसद पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता लाना है। जर्मनी और यूके के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखकर सस्टेनेबल सीज फायर पर जोर दिया है। जाहिर सी बात है कि इजराइल हमास के पूरी तरह से खात्मे की बात कर रहा है। सैन्य तरीके से वे अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया है, इसलिए फिर बातचीत का रास्ता अपना रहा है, लेकिन हमले रोकने और गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसे में नेतन्याहू का पूरी तरह से अलग थलग पड़ना तय है।